गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी फायदा हो जाए। तो हमारे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूजीसी नेट की तैयारी में हम लोग जेपीएससी भी अटेंड कर सकते हैं और इसी तरह आरपीएससी भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर यूजीसी नेट करेक्ट नहीं होता है तो हम लोग स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर स्टेट लेवल पे ऑलरेडी हम लोग पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में रख करके तैयारी कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो जाकर के जेपीएससी वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, इसका आ गया, और आरपीएससी वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। यूजीसी नेट का तैयारी के साथ साथ आपको ये दोनों अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। बहुत सारे साथी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी बेट की भी इंतजार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से सिस्टम पे काम चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी बेट का भी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, बेट का नोटिफिकेशन आने से पहले ऑलरेडी हमारे पास अगर तैयारी होगी तो डेफिनेटली हम लोग जेपीएससी भी करेक्ट कर सकते हैं। ये भी झारखंड का है और यहाँ से भी ऑलरेडी हम, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप कहीं से भी हैं, ये थोड़ी मैटर करता है कि आप बिहार में ही रहें। आप हो सकता है झारखंड में भी अगर कर जाते हैं, झारखंड भी अच्छी जगह है, वहां से भी आप ऑलरेडी पीएचडी कर सकते हैं, वहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के क्लास में। पहले आप लोग ये बता दो जल्दी से कि आप लोग तक आवाज क्लियर जा रही है, सारी चीजें ओके हैं। अगर ओके है तो फिर आगे बताइए। थंबनेल आप दे दीजिए, सबूत दे दीजिए, अपनी एक्टिवनेस का सबूत दे दीजिए, अटेंडेंस मार्क्स कर दीजिए। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे इस चीज के लिए मैं मुतमन्नी हूँ कि प्लीज आप लोग एक बार जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर अगर वॉइस अगर आप लोगों से टकरा रही है, अगर वीडियो के अंदर अगर एडिशनल आवाज अगर आ जा रही है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सोर्सेस तैयार कर लूंगा ताकि इंशाल्लाह बाहर का जो भी मूवमेंट हो उसका आप लोगों तक कोई असर ना पड़े। इस चीज को इंशाल्लाह कर देंगे बस 1 से 2 दिन के अंदर। आइए हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग ही डाल रखा है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 ये टारगेट बैच है। इंशाल्लाह इसको ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और याद रखेंगे। और मुझे और ये मेंशन कर लेना चाहिए था साथ में कि मतलब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 प्लस जेपीएससी और आरपीएससी, तो आप समझ लीजिएगा कि एक ही तैयारी से हम लोग तीनों की तैयारी कर रहे हैं। इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, मतलब कि लेवल हाई जरूर है, लेकिन आपको एकदम यूजीसी नेट ही समझ करके इसकी भी तैयारी करनी है। मतलब हम लोग ये समझ में आना चाहिए कि हमको यही क्रैक करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद क्रैक हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इससे पहले वाला क्लास जो हम लोग बात कर रहे थे, तो मर्सिया का आगाज इत्तेफाक हम लोग बात कर लिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यूजी और स्टेट वाले आप लोगों को मैं बताऊं कि उर्दू कवायद से मुताल्लिक आपका क्लास ऑलरेडी मेंशन ये केवल प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है। तैयारी 4 वाले आप लोग भी जाकर के एक बार वॉच कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा वहां से। और आप लोगों के लिए यूजीसी नेट वाले याद रखिए कि ये हमारा इससे पहले जो ऑलरेडी यूनिट 1 है
वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कसीदा के बारे में या फिर इसी तरह मसनवी के बारे में हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से बात किया है, डिस्कस किया है। तो इन सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के वॉच कर लीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा हेडिंग ही है उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरासी। और उनके सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आपके सामने मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस, अगर इनकी हम लोग बात कर लें, मीर बब्बर अली अनीस मरसिया में जो अशखास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही नामी गिरामी हैं। एक मीर बब्बर अली अनीस और एक याद रखिएगा मिर्जा दबीर या मीर बब्बर अली अनीस हो गए और मिर्जा दबीर आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं मिर्जा दबीर। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम मिर्जा सलामत अली दबीर। उनका पूरा असल नाम मिर्जा सलामत अली दबीर था। चलिए उनको ऑलरेडी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, फिलहाल हम लोग इन्हीं को देख लें। मीर बब्बर अली अनीस की अगर हम लोग बात कर ले तो याद रखिएगा इनका नाम था मीर बब्बर अली। नाम क्या था? नाम देखिए, नाम से भी क्वेश्चन बनता है। इनका फुल नाम ये तखल्लुस दे देता है और पूछता है कि इनका फुल नाम क्या था, मतलब इनका पूरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम मीर बब्बर अली था। मीर बब्बर अली था। तखल्लुस याद रखिएगा अनीस किया करते थे, तखल्लुस अनीस किया करते थे। और इब्तदाई दौर में मतलब इन्होंने जब शेर व शायरी शुरू की, अगर शेर व शायरी की अगर हम लोग बात कर लें तो इन्होंने तकरीबन 13 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। और ये भी एक ध्यान में बात याद रखिएगा, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं बच्चों को ज्यादा तरजीह नहीं दिलाता हूँ इस चीज को कि आप लिखा कीजिए। लिखने का मकसद ये रखिए कि लिखने से भी याद होता है, ये मकसद से इस उद्देश्य के साथ आप लिखा कीजिए, वरना ऑलरेडी जो पढ़ते हैं ना उनको वही घड़ी उसी वक्त ध्यान में बैठाने का कोशिश किया कीजिए। और इब्तदाई की अगर हम लोग बात कर रहे थे, इब्तदाई इन्होंने 13 साल की उम्र में ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी। और इन्होंने जो शेर व शायरी शुरू की थी तो ये ध्यान में रखिएगा इन्होंने गजल से अपने शाराना सफर का शुरुआत किया था। किस चीज से? गजल से। ये भी याद रखिएगा 13 साल की उम्र में इन्होंने शुरू की थी। और इनका इब्तदाई दौर की अगर हम लोग बात कर लें तो इन्होंने गजल से ही इब्तदा किया था। तो एक यहाँ तक के बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको सुनिएगा कि इब्तदाई दौर में ये हंसी तखल्लुस किया करते थे। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है आप लोगों से, ये क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम ध्यान में रखने वाली चीज है। वेट 1 मिनट। अगर हम लोग बात कर ले तो याद रखिएगा आपसे ये पूछ लेगा कि वो कौन से मरसिया निगार हैं जो इब्तदाई दौर में हंसी तखल्लुस किया करते थे, और ऑप्शन उसके सामने में रखा हुआ होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले बहुत ही मशहूर शायर, बहुत ही नामी गिरामी शायर मिर्जा गालिब साहब की, तो मिर्जा गालिब तो गालिब तखल्लुस करते थे, लेकिन गालिब से पहले वो असद भी तखल्लुस किया करते थे। तो जैसे आपसे ये पूछेगा कि कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने इब्तदाई दौर में तखल्लुस अपना असद किया था, तो याद रखिएगा असद तखल्लुस करने वाले मिर्जा गालिब थे। बाद में उन्होंने बदल करके अपना तखल्लुस गालिब किया था। तो इसी तरह तखल्लुस अनीस तो करते थे जरूर, लेकिन अनीस इब्तदाई दौर में ये हंसी करते थे। और इसके पीछे का एक रीजन है, मतलब हंसी करते थे उस वक्त तक जब इन्होंने शुरुआती दौर में शेर व शायरी करना शुरू किया। अब इनको एक उस्ताद से मुलाकात होती है, और उस्ताद से मुलाकात होती है तो उनके एडवाइस पर कह लीजिए, उनके सलाह पर कह लीजिए, या उनके ऐसे मशवरे पर इन्होंने अपना तखल्लुस को बदल कर अनीस किया था। अगर बात कर ले हम लोग तो इनकी पैदाइश फैजाबाद में, देखिए सन्ने पैदाइश और सन्ने वफात जरूर लिख लीजिएगा। सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश आप जरूर लिख लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इनसे इनके पैदाइश से एक क्वेश्चन एकदम जरूर बनता है। इसलिए बनता है ना कि जैसे मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर बब्बर अली अनीस, इन दोनों के बारे में एक क्वेश्चन ऐसे जरूर फॉर्म किए जाते हैं कि इनकी पैदाइश देखिए फैजाबाद में है, इनकी पैदाइश फैजाबाद में है। कब पैदा हुए थे? तो सन 1802 में ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1809 में ये पैदा हुए थे।
ऑप्शन याद रखिएगा 1874 में, 1874, 1802 में ये पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? तो याद रखिएगा फैजाबाद में। और मिर्जा सलामत अली दबीर। अब इस दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस चीज को लेकर के कि इनकी जो पैदाइश हुई ना वो लखनऊ के अंदर है। कहाँ? अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन lahu। सॉरी, याद रखिएगा एक चीज, अभी तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इन्हीं को ध्यान में रखना है। ये देखिए फैजाबाद में ये पैदा हुए थे सन 1802 में। क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता है कि ऑलरेडी मैच द कॉलम में दे देते हैं, जैसे मीर बब्बर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर, और ये दे देगा फैजाबाद, और एक दे देगा दिल्ली, एक दे देगा लखनऊ, ऐसे करके। तो ये ध्यान में रखना है कि इनकी पैदाइश जो है ना ये फैजाबाद में है, फैजाबाद में। ये एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए दिमाग में। इट डजंट मैटर कि आप कैसे याद कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, बट आप याद रखिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते ही होते हैं। मैं मालूम सवालात फॉर्म करने वालों का दिमाग में क्या चलता है, या फिर मतलब उनको इनसे क्या इतनी इस कदर दोस्ती है भाई कि इनसे एक क्वेश्चन बनाते इनके वफात और पैदाइश पर एक क्वेश्चन बनाया ही जाता है। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। MS उर्दू एकेडमी, ये यहाँ तक के बाद याद रखिएगा। सन 1802 मैंने बताया था आप लोगों को, एक लिस्ट बना लीजिएगा, लिस्ट में ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। सन 1802 में पैदा हुए थे, सन 1874 में इनकी वफात हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले तो इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने ही वालिद मोहतरम, अब वालिद मोहतरम एक बात याद रखिएगा, इसलिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि इनके जो खानदान वाले जितने भी लोग थे, मतलब इनके अगर हम लोग बात कर लें, आबाओ अजदाद की अगर हम लोग बात कर लें, तो सारे के सारे कोई मरसिया निगार गुजरे, कोई नदम निगार गुजरे, या फिर कोई इसी तरह क्या कहते हैं उसको, जैसे इन्हीं के खानदान से तो वो भी थे ना मीर हसन, इनके परदादा थे मीर हसन के वालिद मीर गुलाम हुसैन, ये सारे के सारे वहां से। इनके भी अगर वालिद की अगर हम लोग बात कर लें तो मीर मुस्तहसन खलीक साहब थे, ये भी बहुत बड़े शायर थे। तो मतलब इनका एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि खानदानी पुष्ट दर पुष्ट मिलता चला गया ये चीजें, मतलब इनके नस्लों के अंदर आती चली गई। मतलब 4-5 पीढ़ी तक इन्होंने एक शेर भी कहा है इस चीज को लेकर के कि उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 5वीं पुश्त से पहले भी जितने लोग थे ना इनके आबाओ अजदाद में से, वो सारे लोग भी शोरा किराम ही थे, वो सारे लोग शायर ही थे। ये यही कहना चाह रहे हैं। अब ये याद रखिएगा, उम्र गुजरी इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। एक बात आप ज़हन में बैठा लीजिए, आज अगर इमाम हुसैन के बारे में अगर मरसिया आपको मिले और आपका दिमाग में ये पॉइंट नहीं हो कि किसका हो सकता है, तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि मीर बब्बर अली अनीस साहब को तरजीह दे दीजिएगा। क्या मैंने बोला, जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज, आप लोग रिपीट करो, याद होगा, आप लोग भी रिपीट कीजिए, साथ में आप लोगों को भी याद होता चला जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर इमाम हुसैन के बारे में अगर मरसिया लिखी गई है, मतलब आपको कोई ऐसा मिसरा नजर आ रहा, कोई शेर का ऐसा टुकड़ा नजर आ रहा आपको जिसमें आपको ये समझ में आता हो कि इमाम हुसैन के बारे में तज़किरा किया गया है, और उस मोमेंट में अगर आपको याद नहीं आता हो कि ये किसका है, अब देखिए अगर श्योर हो किसी के बारे में, मिर्जा गालिब के बारे में श्योर हो, या फिर इसी तरह मिर्जा सलामत अली दबीर साहब के बारे में, तो आप शौक से लगा लीजिए। लेकिन सपोज कर लो कि अगर आपके ज़हन में नहीं है वो चीजें, तो फिर आंख बंद करके एकदम आप आ जाएंगे मीर बब्बर अली अनीस साहब की तरफ। ये एकदम ज़हन में आप रखिएगा, भूलिएगा मत प्लीज। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम। देखिए मतलब इतना ज्यादा लेंथी एग्जाम होता है ये, एक्चुअली हम लोग ट्रिक से कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे ना तो डेफिनेटली देखिए सबसे पहले ये होता है कि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होता है।
एक तो प्रेशर ये होता है कि टाइम मेंशन करना होता है। टाइम मेंशन करने के साथ साथ ये ध्यान में हम लोग रखते हैं, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जाम पहली बार होता है या उनका मतलब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो माउस का प्रॉब्लम आ जाता है। माउस का प्रॉब्लम के साथ साथ स्क्रीन पे ऑलरेडी लंबे लंबे ऑलरेडी सवाल होते हैं, एक तो पढ़ने में पूरा एक स्क्रीन ही ले लेता है, फिर उसके बाद आप कुछ आंसर की तरफ जाते हैं तो आंसर भी आपका 1.5-2 स्क्रीन में हो जाता है। तो मतलब मालूम चला ना कि स्क्रॉल करके ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े, नीचे आने के बाद आंसर देखने के बाद क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर भूल गए, ये प्रोसेस होती है। तो वही चीज उन सब चीजों को दूर करने के लिए इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको पेन पेपर का होता है, मसला नहीं है। पेन पेपर का होता है, सारा का सारा एक पेज का भी अगर एक क्वेश्चन है ना तो बहुत आसानी से हम लोग ऑलरेडी हल कर लेते हैं, सामने होता है, नजरों के सामने होता है, जो भी पढ़ते हैं एकदम वर्ड बाय वर्ड मेरी आंखों के सामने होता है, तो उसको देने में दुश्वारी पैदा नहीं होती है। लेकिन इस तरह के एग्जाम जब हम लोग देने जाते हैं तो हम लोग को दुश्वारी यही आती है कि भाई माउस का यूज करना है, स्क्रॉल करके आगे पीछे करके सारी चीजों को देखना होता है, तो टाइम बहुत ज्यादा हम लोग का वेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह याद रखिएगा, ट्रिक के साथ बहुत सारी चीजों को आप ध्यान में बैठाइए ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर की तरफ कैसा अप्रोच हो रहा, कैसे हम पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इब्तदाई तालीम की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके वालिद ही इनके वालिद का पूरा नाम क्या था, याद रखिए, इनके वालिद का पूरा नाम मीर मुस्तहसन खलीक या खलीक अंजुम साहब भी हैं, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मीर मुस्तहसन खलीक इनके वालिद थे मीर अनीस साहब के, ये याद रखिएगा। अनीस जो है 13 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, अभी बहुत सारी चीजें डिटेल से इनके बारे में मैंने बताया कि 13 साल की उम्र में ही उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। और शुरू करने के बाद ये याद रखिएगा, शायरी की इब्तिदा इन्होंने गजल गोई से की थी। अभी भी मैंने ये बात बताया आप लोगों को कि इनकी गर्ची मरसिया निगार में मरसिया निगार हैं, मरसिये में इनको काफी महारत है। लेकिन उन सब के साथ साथ ये याद रखिएगा कि इनकी इब्तिदा जैसे मरसिये से बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं, तो हमारा जहन में ये रहता है कि अगर ये मशहूर हैं क्या मरसिये से, तो कहीं ना कहीं मरसिये का इब्तिदा इन्होंने शेर शायरी में मरसिये से ही इब्तिदा किए, तो नहीं, यहाँ पे आप गलत कर जाइएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि मरसिये का मशहूर शायर तो है ये, लेकिन याद रखिएगा इनकी शेर शायरी की इब्तिदा गजल गोई से हुई है। खलीक के कहने पर मरसिये की तरफ मुतवज्जे हुए थे। एक बात याद रखिएगा, ये खलीक साहब जो उनके वालिद थे ना, इनके वालिद ने ही इन्हें ऑलरेडी नसीहत की थी या फिर इनको बताया था कि बेटा मरसिये की तरफ रुजू कर जाओ, मरसिये की तरफ जाकर के काम करो, ये ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये चीजें याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना उन पे ही ऑलरेडी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा चीजों पर ध्यान देंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा मीर मुस्तहसन खलीक साहब के बारे में कि मीर मुस्तहसन खलीक जो थे ये अनीस के वालिद साहब थे, यहाँ तक तो हम लोग को मालूम ही हो गया। और इनके दादा का नाम, अगर अनीस साहब के दादा के नाम अगर हम लोग बात कर लें तो मीर गुलाम हुसैन था, जो सहरुल बयान इन्होंने लिखा। हमने पीछे भी ऑलरेडी पढ़ा है इनके बारे में, मसनवी सहरुल बयान के बारे में। तो मीर हसन, अब ये याद रखिएगा रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है ना। अब ये पूछ लेगा आप लोगों से कि मीर हसन और मीर मुस्तहसन खलीक या फिर मीर हसन और मीर बब्बर अली अनीस के बीच क्या रिश्ता था, तो ये याद रखिएगा दादा और पोते का, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकी फारसी की अगर हम लोग तालीम की बात कर लेंगे, इनकी फारसी की तालीम कहाँ से हुई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनके जो उस्ताद मोहतरम थे, एक मिनट दोगे प्लीज। इनके फारसी के अगर उस्ताद की लोग बात कर ले, इनके फारसी के उस्ताद कौन थे, तो याद रखिएगा वो मीर नजफ अली, मीर नजफ अली याद रखिएगा। फैजाबादी थे, फैजाबाद से थे। मौलवी हैदर अली लखनऊ से हासिल की थी। अनीस फंदे सपागिरी, सिपाहगिरी और शेरशायरी से भी वाकियत रखते थे। मतलब ये समझ में आ गया कि मतलब शेर व शायरी के अलावा इनको सिपाहगिरी और फंदे शहसवारी मतलब सवारी से ज्यादा इनको दिलचस्पी थी, तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे।
घोड़े की सवारी करने में, इन सब चीजों को याद रखिएगा आप लोग। अपने वालिद मोहतरम के फरमाइश पर या उनके हुक्म पर या उनके आदेश पर कह लीजिए, इन्होंने सबसे पहले अपने गज़ल का इस्लाह, मतलब होता है ना कि जैसे इब्तिदाई दौर में जो शोरा किराम हुआ करते थे, तो वो अपने शेर व शायरी अपने अशार को लिख करके वो अपने से बड़े लोगों को दिखाया करते थे कि मतलब मेरा इस्लाह कर दीजिए कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन से अल्फाज जो मैंने मुंतखब किया अल्फाज का, उन अल्फाज की जगह और क्या होना चाहिए, मतलब इस तरह के रदीफ क़वाफ़ी की पाबंदी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीजों को दिखलाने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो अपने शेर व शायरी अशार जो दिखलाए थे वो अपने वालिद मोहतरम के कहने पर नासिख को दिखलाए थे। अब एक बात और याद रखिएगा, नासिख साहब ने ही इनको ये भी कहा था कि बेटा हजी से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए अनीस का तखल्लुस बेहतर होगा। तो इनके फरमाइश पर या इन्हीं के कहने पर इन्होंने ऑलरेडी अनीस का तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। अगर इनकी हम लोग बात कर ले, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो मतलब हम वही पे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर बात कर लो उर्दू शेर व शायरी की दुनिया में, अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज्यादा अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल करने वाले अगर कोई शायर हैं तो याद रखिएगा ये मीर बब्बर अली अनीस साहब हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वीडियो समझ में आ रही है आप लोगों को? लेक्चर समझ में आ रहा? यस और नो? प्लीज सपोर्ट माय चैनल, और रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से प्लीज कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह जेपीएससी का फॉर्म डालना ना भूलिए, इसको एकदम जल्दी ऑनलाइन कीजिएगा प्लीज, और ऑनलाइन करके इस पे आपको काम करना है प्लीज, ये ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा प्लीज, आपको ध्यान में रखना है। तो मीर बब्बर अली अनीस साहब जो थे इन्होंने अपने शेर व शायरी की इस तरह 13 साल की उम्र में इन्होंने कर लिया था। अब नासिक के कहने पर इन्होंने अपने तखल्लुस को बदल करके हदीस से अनीस कर लिया था। और कब किया था तो याद रखिएगा, अगर डेट पूछ लिया आप लोगों से तो बस याद रखिएगा। अच्छा, कोई भी अगर मान के चलो इनकी किताब की इशाअत की हम लोग बात कर लें, इनकी किताब की किसी और भी चीजों की अगर हम लोग बात कर लें, सपोज किसी भी तरह की चीजों को बात कर लें, तो भैया 1802 से 1874 के बीच में ही होगा, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने कब तखल्लुस को बदला था नासिक साहब के कहने पर, तो ये याद रखिएगा, नासिकी साहब थे ना, नासिक साहब के कहने पर इन्होंने कब तखल्लुस में बदलाव किया था, तखल्लुस को बदला था, तो याद रखिएगा सन 1816 में इन्होंने बदल लिया था। मतलब ये समझ में आता है, अगर हम लोग डेट निकालना चाहें तो 1802 से 1816, मतलब अगर हम लोग ले लें तो 14 साल की उम्र में ना, 14 साल की उम्र में 16 अगर हम लोग बात कर लें 18 से 16 और 2 उसमें माइनस करते हैं, 14 साल की उम्र में एक मरसिया में देखिएगा, एक मरसिये के अंदर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। अल्लाह तबारक व तआला से इन्होंने दुआ किया कि मुझे ऐसी महारत अता फरमा दे, मुझे ऐसी महारत दे मरसिया निगारी के अंदर कि जब मैं मरसिया कहूँ तो मुझे महसूस हो या पढ़ने वालों को ऐसा महसूस हो कि खून बरसता हुआ नजर आए, और जो दिखाऊं सत्य जंग का, मतलब जो भी हम मरसिया लिखूं, जैसे इमाम हुसैन के बारे में अगर मरसिया लिखूं या किसी के बारे में जो मरसिया में लिखूं, तो याद रखिए जो मैं लिखूं हमारे कलम के अंदर इतनी ताकत दे दे, हमारे अल्फाज के अंदर इतनी प्रभाव डाल दे कि जो भी मैं दिखाऊं, जो भी दिखाने के ऊपर आऊं, सत्य जंग का कैफियत को, सिफात को जब मैं दिखाने आऊं तो महसूस ऐसा हो कि खून बरसता हुआ नजर आए, मतलब ऐसा लगे देखने में, मतलब दिल को दहला देने के लिए, दिल को दहला देने वाला सिफात मेरे अंदर पैदा कर दे। तो याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दुआओं को कबूल भी फरमाया था, और इन्होंने उसके बाद से जो मरसिया इन्होंने लिखा और जो मरसिया इन्होंने कहा, तो मतलब ये कि एक तरह से शान रहा, और इनकी पहचान एक अलग तरीके से मरसिया निगारी में बनी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लें
याद रखेंगे अनिस साहब के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये मरसिया निगारी जब करते थे या जब भी इनको मद्दऊ किया जाता था, जैसे उस समय अगर हम लोग बात कर लें तो उस समय जैसे फैजाबाद बहुत मशहूर था और लखनऊ का सोसाइटी बहुत मशहूर था, या फिर इसी तरह अजीमाबाद पटना भी बहुत मशहूर था, और इसी तरह ये दिल्ली का माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म था उस समय। तो इसकी जब भी ये ऑलरेडी अपनी शेर व शायरी क्या करते थे, जब भी ये मरसिया लिखा करते थे तो ये ध्यान में रखिए कि मरसिया कहने से पहले वो अपने आप को ऐनक के सामने में, शीशा के सामने में रख करके उस मरसिए को पेश करते थे, अपना हाव भाव को परखते थे, उनके अंदर रद्दो बदल करने की नौबत आती थी, अपने फेस का बदलाव में अगर कुछ रद्दो बदल करना होता था तो उस चीज को पहले ही दुरुस्त कर लेते थे, उसके बाद वो लोगों के सामने में पेश किया करते थे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मीर अनीस साहब पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है, मीर अनीस पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो उनका नाम याद रखिएगा, इन पे सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने वाले हैं तो मसूद हसन रिजवी अदीब साहब हैं। मतलब इनकी किताबों पर, इनके तसानीफ पर, इनके मरसिया निगारी पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो याद रखिएगा मसूद हसन रिजवी अदीब साहब ने किया है। मुस्तकिल क़याम, देखिए मैंने ये पॉइंट आपके सामने में लिख दिया है कि मीर अनीस और मिर्जा दबीर में मुआशराना किस्मत थी, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीर अनीस और मिर्जा दबीर में मुआशराना किस्मत थी। मतलब मुआशराना किस्मत होने का मतलब एक तो ये लोग अपने हम उम्र थे और हम उम्र होने के साथ साथ दोनों इसी फील्ड के हीरो थे, दोनों इसी फील्ड में एक्सपर्ट थे, तो इनकी मुआशराना किस्मत रहा करती थी, मतलब एक दूसरे से। इन्होंने लखनऊ में मुस्तकिल तौर पर, लखनऊ के अंदर याद रखिएगा, लखनऊ के अंदर मुस्तकिल तौर पर क़याम कर लिया था अमजद अली शाह के जमाने में। किसके जमाने में? अभी आपसे पूछा जाता है नवाब अमजद अली शाह या इसी तरह बहुत सारे बादशाह थे, उनसे ये रिलेट करके पूछ लिया जाता है कि किस जमाने में ये लखनऊ आए या किस जमाने में इन्होंने मुस्तकिल तौर पे सुकूनत इख्तियार कर ली। याद रखिएगा लखनऊ में मुस्तकिल तौर पर अमजद अली शाह के जमाने में आकर के इन्होंने काम कर लिया। मीर अनीस नासिक को जगत उस्ताद कहा करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीर अनीस साहब ने नासिक के बारे में कहा कि हमारे जगत उस्ताद हैं, जगत उस्ताद हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मीर अनीस ने किसके बारे में, किस उस्ताद के बारे में या किस शायर के बारे में कहा था कि वो मेरे जगत गुरु हैं या जगत उस्ताद हैं। याद रखिएगा नासिक साहब के बारे में। दबीर की तरफ मीर अनीस की मरसियों की भी हियत मुसद्दस है। मुसद्दस, अब एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी गौर से सुनिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। मुसद्दस के बारे में बात आ जाए, मुसद्दस के बारे में अगर बात आ जाए, मरसिये के बारे में, तो दो शेर को हमेशा ध्यान में एकदम बैठा करके रखिएगा, मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर बब्बर अली अनीस। इन दोनों के एकदम ध्यान में रखिएगा कि इनके मरसिये जो हैं वो अक्सर बेशतर मुसद्दस के हियत में हैं। ये ध्यान में एकदम हमेशा बैठा करके रखिएगा। उमर गुजरी है इसकी 10 की तैयारी में, 5 ये कुछ है तब्दील की मद्दाही में, इनका बहुत ही मोहतरम कह लीजिए या बहुत ही मखसूस खास शायरी में से एक मित्र है, इसको भी आप ध्यान में आप रख लीजिएगा। अगर इनकी बात कर ले सफर उफर के बारे में, तो इन्होंने बहुत सारे सफर किए थे। अनीस की मुलाकात गालिब से भी हुई थी लखनऊ के अंदर, तो ये सब उतना पॉइंट नहीं है, सुन लीजिएगा काफी आपके लिए। गाजिउद्दीन हैदर की बेगम मुबारक महल ने अनीस के लिए नस्लन बाद नस्ल 40 रुपया माहवार इमामबाड़ा पढ़ने पर शाह नजर की मजलिस में पढ़ने के लिए मुकर्रर किया था। मतलब तो ये गाजिउद्दीन हैदर की जो बेगम थी, इनके मतलब नस्ल बाई नस्ल, मतलब उनसे पहले भी जितने लोग हुआ करते थे वो लोग भी इनके दरबार में अपने अशार को रखा करते थे। इसी तरह इनको भी ऑलरेडी इन्होंने मुंतबिक कर लिया था, मतलब इनको भी हायर कर लिया था कि आपको भी मेरे इमामबाड़ा पर पढ़ना है। अनीस की मुलाकात मोहम्मद हुसैन साहब से भी हुआ था, मोहम्मद हुसैन आजाद साहब से भी मुलाकात हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? सन 1857 के बीच में। अनीस के मरसी एक खुसूसियत यह है कि उन्होंने हिंदुस्तानी और सेकुलर अनासिर को अपने कलाम में जगह दी है। अब इनके मरसिये की खुसूसियात क्या हैं? अनीस के मरसिये को कैसे पहचानी जाती है?
अनीस के मसीहे को हम लोग कैसे पहचाने? तो याद रखिएगा, इन्होंने हिंदुस्तानी और सेकुलर अनासिर को अपने कलाम के अंदर जगह दी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दबीर की तरह मीर अनीस के मसीहों की भी हियत मुसद्दस है, जैसा कि मैंने आपके सामने में रखा है। अनीस अजीमाबाद आते जाते याद रखिएगा बनारस के अंदर रुक करके अपना मसीहा पढ़ा करते थे, अपने मसीहा के बारे में तज़किरा किया करते थे। अजीमाबाद का पहला सफर इन्होंने सन 1858 में अजीमाबाद के नामी रईस नवाब सैयद कासिम अली खान के बेटे सैयद अहमद हुसैन की मजलिस चहल्लुम में मसीहा पढ़ने के घर से चले आए थे। यहाँ से आपको एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि अजीमाबाद का जो इन्होंने सफर किया था सन 1800, अभी मैंने बताया 58, वही आपके लिए याद रखिएगा। और अगर ये और अगर डिटेल में अगर याद रखना चाहते हैं तो किनके बुलाने पर किनकी दावत देने पर ये आए थे, तो ये याद रखिएगा, ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर लें मीर अनीस के लिए पहल जोहर जंग की तरफ से बतौर नजराना 3000 रुपया मुकर्रर हुए थे, जिसे अनीस ने नाम मंजूर कर दिया था। मतलब इनको ऑलरेडी बतौर तोहफा का लीजिए, हदिया का लीजिए, जोहर जंग की तरफ से इनको 3000 रुपया पेश किया गया था कि हर महीने आपको मुकर्रर कर दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हैदराबाद का सफर सन 1871 में 6 आदमियों के साथ किया था, जिनमें इनके 2 बेटे रईस और सलीस भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम कह दीजिए, वेरी 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 वेरी, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। मीर अनीस ने, क्वेश्चन क्या बनता है आप लोगों से, हैदराबाद का सफर कितने लोगों के साथ इन्होंने किया था, कब किया था, और उनके साथ उनके कितने बेटे थे? ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद का इन्होंने सफर सन 1871 में किया था। कब किया था? सन 1871 में इन्होंने सफर किया था। और याद रखिएगा इनके साथ जो टोटल लोग थे, नंबर ऑफ पीपल जो था वो 6 लोग थे, मतलब 6 लोग थे, और इनके 2 बेटों की भी शमूलियत थी। नाम याद रखिएगा, रईस और सलीस। इनके 2 बेटे रईस और सलीस। कितने पॉइंट यहाँ से हम लोगों ने ले लिया? कितना पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से ले लिया? 3 पॉइंट ऑलरेडी। कब किया इन्होंने? सन 1871 में। कितने आदमियों के साथ? 6 आदमियों के साथ। उनके साथ 2 बेटे रईस और सलीस, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद का एक बार सफर किया, ये भी ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद में सरे आसमान जान ने अनीस के सर पर हैदराबादी दस्तार रखकर मस्जिद पढ़ने की फरमाइश और इसके सिले में 3000 रुपए पेशकश की थी, जिसे अनीस ने कबूल नहीं किया था। अगर हम लोग बात कर लें, मेरा अनीस ने यह दावा किया था कि उमर गुजरी है इसी 10 की सयाही में, उमर गुजरी है इसी 10 की सयाही में, 5वीं पुष्ट है शब्बीर के मद्दाही में। जब उन्होंने उपहार देना चाहा ना, जब उन्होंने कहा कि उपहार ले लो, आखिर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेक्चर समझ में आ रहा? अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कर दो इस चैनल को। अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। इंशाल्लाह जेपीएससी की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। इंशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपने हम लोग इंशाल्लाह पूरे करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको समझ में आता होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये पूछे जाते हैं तो आप एकदम ध्यान में रखिए, इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। और जब आप जेपीएससी का एग्जाम में बैठेंगे, जब आप पीएससी में बैठेंगे तो आपका दिमाग में आएगा कि नहीं सर पढ़ा रहे थे, वहां से कई क्वेश्चन हमारा टकरा गए हैं। जनरल पेपर का बात जहां तक के है वो याद रखिएगा, किसी और प्लेटफॉर्म को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, इसलिए कि टाइम की बहुत किल्लत है दोस्त। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ज़राए बहुत जल्दी हमें मैसर करा दे किसी भी रास्ते से। तो इंशाल्लाह हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, हर एग्जाम के लिए इंशाल्लाह जनरल पेपर भी हम लेकर के आएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक के बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब रही इनके मीर अनीस के बारे में कुछ मुख्तलिफ अलावा ख्यालात हैं, इनको देख लेंगे। और इंशाल्लाह इनके जो मसीह हैं जो ऑलरेडी निसाब के अंदर शामिल है, उनके ऑलरेडी हम लोग कल बात कर लेंगे। थोड़ी सी बाहर की आवाज आप लोगों को जाती होगी,
तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस 2-4 दिन आप लोग मेहनत कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसके भी रास्ते निकाल दिए जाएंगे। क्लास कैसा लगा आप लोगों को? ये जो भी मैंने पॉइंट आपके सामने में रखा, इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए खास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सबको ध्यान में रखिएगा प्लीज आप लोग। और ये जो भी मैंने इनके बारे में बब्बर अली नदवी के बारे में प्रीवियस में जाकर के देखिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं, यहीं से फॉर्म किए जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेमोराइज कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा और इंशाल्लाह क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और ईमानदारी से नोट बना लीजिएगा। देखिए 3 ऑप्शन इस बार हम लोगों के साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह एक ना एक जगह हम लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाए, जेपीएससी में हो जाए, आरपीएससी में हो जाए, या यूजीसी नेट में हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए। हमारे बहुत सारे साथियों का सपने होते हैं दोस्त कि हमको ऑलरेडी यूजीसी नेट क्रैक करना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, देश का खिदमत करना है, मुल्क का खिदमत करना है। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं ना कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वही चीजें होती हैं कि सपने तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एग्जाम किस कदर हाई लेवल का हो गया है, इतने ज्यादा बच्चों के अंदर एक्टिवनेस आ गई है कि बाबू थोड़ी सी मेहनत में कोताही करेंगे, 2 बार नहीं 10 बार में बैठ जाएगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो मेहनत की जरूरत है, लगन के साथ मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ऐसा हरगिज़ मैं नहीं कहता, लेकिन जिसके भी साथ भी आप जुड़ रहे हैं ईमानदारी से और ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। चलिए आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि इस नाचीज के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला दराए ज्यादा से ज्यादा पैदा कर दे कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लास लेकर के आऊँ और इंशाल्लाह कल इसी टाइम में हम क्लास आएंगे लेकर के और इन्हीं के बारे में कल और एक क्लास लेकर के आएंगे और इन्हीं के बारे में जो भी और पॉइंटेड चीजें होंगी इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक के भेज दीजिएगा और अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर क्लास से जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस नाचीज के चैनल को भी ऑलरेडी आप लोग तरजीह देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, लाख लाख शुक्र है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।